Hey guys, I hope you are doing well. In this video, I am gonna explain complete procedure of Stipendium Hungaricum program in Hindi. Let's start with first question. What is Stipendium Hungaricum program? अगर हम इसकी बात करें जो स्टिपेंडियम हंगेरिकन प्रोग्राम है ये बेसिकली बायलैटरल प्रोग्राम है यानी बायलैटरल प्रोग्राम यानी दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट है कि इतने स्टूडेंट्स इस कंट्री के हमारे पास आएंगे इस कंट्री के जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया से है तो हम लोग इंडिया को कंसिडर करते हैं। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो जो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है हमारी वो यूजीसी है। तो यूजीसी के साथ ये कोऑर्डिनेशन होता है हंगेरियन गवर्नमेंट का और वो एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरीके से यूजीसी की तरह वो टीपीएफ है। टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की तरफ से लगभग हर साल जो आते हैं वो 200 स्टूडेंट्स का कोटा है बैचलर मास्टर और पीएचडी का। इसमें बैचलर स्टूडेंट्स भी होते हैं मास्टर स्टूडेंट्स भी होते हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो अगर बेसिकली हम स्पेसिफिक देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स है वो बैचलर स्टूडेंट्स की है, फिर उसके बाद मास्टर्स की है, फिर उसके बाद पीएचडी की है। इसका एक स्पेसिफिक कोटा है वो हम लोग बाद में बताएंगे इसमें कि किस तरीके से है। तो अगर someone wants to join हाँ, तो अगर बेसिकली अगर हम बात करें हम लोग कर रहे थे बात इसकी कि इसमें लगभग अगर बात करें पूरी हंगरी की तो इसमें 800 फुल डिग्री प्रोग्राम्स है। 800 फुल डिग्री पार्शियल डिग्री भी प्रोग्राम भी है और सेल्फ फंडेड प्रोग्राम भी है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है 800 फुल डिग्री प्रोग्राम ये बेसिकली फुल्ली फंडेड है। इसमें जो कवरिंग होगी इसमें वो हम लोगों ने लिख रखा है जो प्रोविजन कवर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली ये बैचलर मास्टर और 1 ईयर मास्टर और नॉन डिग्री प्रोग्राम के लिए ये कवर्ड क्या करते हैं। ट्यूशन फीस एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा होती है ये कम्प्लीटली एग्जम्पशन है। यानी अगर हम बात करें 3,500 यूरो बेसिकली ये दिस इज नॉट ये एक तरीके से हर एक डिग्री के लिए नहीं है। बेसिकली बैचलर के लिए अलग है, मास्टर्स के लिए अलग है, पीएचडी के लिए अलग है। यानी 3,500 यूरो ये पर सेमेस्टर इसका रहता है बेसिकली। ये बैचलर का मान लो आप या फिर मास्टर का मान लो, मास्टर का हाइयर होगा और पीएचडी का थोड़ा सा हाइयर होता है। ये पर सेमेस्टर रहता है और उस सेमेस्टर के हिसाब से होता है। तो ये कम्प्लीटली एग्जम्प्ट है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होता है, हो जाती है। और इसके अलावा जो मंथली स्टाइपेंड है, मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे थोड़ा सा लो है। जैसे 43,700 हंगेरियन फॉरेंट पर मंथ, नियर अबाउट ये कितना हो जाता है 10,417 आईएनआर के आसपास हो जाता है। इसमें जो रहता है आपका ये बेसिकली जो मिलता है हमें वो 83,000 मिलता है। 83,000 में से जो होता है वो 40,000 जो होता है 80,000 से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बेसिकली जो हमें मिलता है वो 20,000 आईएनआर मिलता है और उसमें जो 10,000 जो जाता है वो आपका एकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन होता है। जो 10,000 के बाद जो उसके अलावा जो 10,000 बचता है वो आपका बेसिकली वो होता है वो मंथली एक्सपेंसेस के लिए होता है। एंड आई वांट टू बी क्लियर ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहता। 10,000 यानी सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहता, वो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके अलावा कवरेज ये बेसिकली बैचलर और मास्टर्स के लिए है और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस भी यहाँ पे कवर्ड है पूरा। एंड अब डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में आते हैं। डॉक्टरल प्रोग्राम की जो बात है उसमें कम्प्लीटली ट्यूशन फी एग्जम्पशन है इसी तरीके से बैचलर की तरह, लेकिन जो मंथली स्टाइपेंड है यहाँ पे वो कितना है 1,40,000। यानी इसके अलावा अगर हम बात करें आईएनआर में वो 33,375 नियर अबाउट इसमें यानी 4 सेमेस्टर तक इतना मिलता है। और 4 सेमेस्टर के बाद एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एग्जाम होता है। अगर आपने वो पास कर लिया फिर आपका जो स्टाइपेंड है वो 42,000 स्टार्ट हो जाता है। ये इतना है और इसमें जो एकोमोडेशन चार्ज है वो भी 10,000 के अबाउट है और इसमें जो आपको बचेगा वही जो पॉकेट मनी होगी वो आपकी 35,000 है। तो इसमें इजिली आप कवर कर सकते हैं क्योंकि हंगरी के अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो
बाकी और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले पे यहाँ पे थोड़ा सा कम है एक्सपेंसेस, लेकिन इवन दो यूरोप है तो इसमें 35,000 में आपका पूरा कवर्ड हो जाएगा। अब मेडिकल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस भी इसके अंदर कवर्ड है। अगर हम इसकी बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स की बात करें तो बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ये गुड चांस है अगर कोई इंसान अ, बाहर से अपनी डिग्री करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है, सारे सारे के सारे फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है। और फुल्ली फंडेड प्रोग्राम के अंदर जो अगर प्रोविज़न की बात करें हम, जो यूजीसी से वो है, यूजीसी से कोलैबोरेशन, अगर यूजीसी के थ्रू आ रहे हैं आप, यूजीसी के थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो यूजीसी आपको एक तरफ का जो दोनों तरफ का बेसिकली ये लोग लिखते हैं कि दोनों तरफ का फ्लाइट टिकट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ होता है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, जो सही से गाइडलाइंस फॉलो कर लेते हैं तो उन्हें मिल जाता है, एयर फेयर भी मिल जाता है। तो प्रोविज़न कवर्ड की अगर हम बात करें बैचलर और मास्टर्स के लिए और नॉन डिग्री प्रोग्राम के लिए, ट्यूशन फीस एग्जम्पशन है, मंथली स्टाइपेंड है, एकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन है और मेडिकल इंश्योरेंस भी है। और इसके अलावा अगर डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टरल प्रोग्राम में भी ये चीज़ें कवर्ड है, यानी डॉक्टरल प्रोग्राम में भी ये चीज़ें कवर्ड है। डॉक्टरल प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिशनल है, एडिशनल वो इस तरीके से क्योंकि वो पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों का ये प्रोविज़न कवर होगा कि क्या क्या हमें मिलने वाला है अगर हम लोग इसमें सेलेक्ट हो गए, ये बेसिकली ये है, ठीक है। अब इसमें अगर कि किस तरीके से ये काम करता है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन टाइमलाइन की, अगर हम बात करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो हम लोगों की तारीख है, डेट है, वो 15 जनवरी 2025 है, 2 पीएम, यानी यहाँ पे 12 बज जाते हैं, और 2 पीएम यहाँ के अकॉर्डिंग है, तो इंडिया में लगभग वही 7-8 बजे तक होता है। तो 15 जनवरी 2025 तक इसमें दे रखा है। आई एम गोना सर्कल इट। हाँ, तो 15 जैन तक ये दे रखा है इसने, यहाँ पे 15 जैन तक इसकी लास्ट डेट है, 15 जैन 2025 तक आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की। जैसे मैंने बताया ये क्या है, बेसिकली बायलैटरल प्रोग्राम है। तो बायलैटरल प्रोग्राम में आपको यूजीसी का भी कंफर्मेशन लेना है और प्लस यहाँ से आपको एक्सेप्टेंस भी लेना है। तो यहाँ पे भरने की जो तारीख होगी, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो तारीख होगी वो 15 जैन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सिलेक्शन पॉइंट आता है इसमें, जो टेक्निकल चेक और जैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के इसके अंदर जो आपका फॉर्म भरा है आपने, वो सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं है, वो 28 फेब के अंदर आपको ये पहले एक ईमेल के थ्रू ये लोग आपको बता देते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ आपकी मिसिंग है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर। अगर हम बात करें जैसे पीएचडी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो किस तरीके से भरना है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन यह पीएचडी प्रोग्राम में आपको पहले से प्री एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत होती है। प्री एक्सेप्टेंस के लिए किस तरीके से आपको करना है वो हम आगे बताएंगे इसमें। तो इसमें लेकिन ये जो प्री एक्सेप्टेंस को जो आपको अपलोड करना है वेबसाइट पे, उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है, यानी स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर अगर रिक्वायर्ड है, वो कुछ प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड है और कुछ प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम बात करें मिडल ऑफ मार्च एंड एंड ऑफ मई, सेकंड सिलेक्शन पॉइंट इंस्टीट्यूशन एडमिशन प्रोसीजर। इससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट नहीं की यहाँ पे, मुझे जो लगता है तो वो क्या है, वो है यूजीसी का अप्रूवल, कि यूजीसी का अप्रूवल हमें कब आता है। यूजीसी के अप्रूवल की अगर हम बात करें तो यूजीसी का जो अप्रूवल है वो इस दौरान ही हम लोगों का आ जाता है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो आता है, कि जैसे मैंने बताया कि ये बायलैटरल प्रोग्राम है, और बायलैटरल प्रोग्राम में क्या होगा कि इसमें यूनिवर्सिटी का इधर से यूजीसी का हमें अप्रूवल चाहिए। तो ये 28 फेब से 15 मार्च के बीच में ये हम लोगों का क्या आ जाता है
कि ये यहाँ से हम लोगों का यूजीसी से एक नोटिफिकेशन निकल जाता है कि हम लोगों ने इन्हें सिलेक्ट कर दिया, और उसका क्राइटेरिया क्या रहता है यूजीसी का वो भी मैं कवर करूंगा इसमें आगे। ठीक है, अब मिडल ऑफ मार्च और एंड ऑफ मई की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यानी इंस्टीट्यूशनल एडमिशन प्रोसीजर के दौरान क्या करते हैं ये लोग कि ये लोग आपको एक्सेप्टेंस देते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया था आपने वो एक्सेप्ट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, इसमें बेसिकली किस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और किस तरीके से एक्सेप्टेंस आता है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद अंटिल 15 मार्च की अगर हम बात करें तो ये सबमिटिंग रिकमेंडेशन लेटर फॉर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट ओनली, ये हम लोगों के नहीं है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट है वो इस चीज़ को रख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई आए सेल्फ फाइनेंस पे यहाँ पे, लेकिन वो अगर किसी का फुल्ली फंडेड पे आए तभी तभी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मुझे जो जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो सेल्फ फाइनेंस पे ना आए, और हंगरी में तो बिल्कुल भी ना आए। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे यानी सबमिटिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। एक मेडिकल सर्टिफिकेट का ये लोग परफॉर्मा देते हैं, उसमें बेसिकली जो कवरिंग होती है उसमें चेस्ट एक्सरे होता है, और इसके अलावा आपका HIV का होता है, और हेपेटाइट बी और सी का कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं। उस परफॉर्मा को आपको अपलोड करना है कब तक, 15 अप्रैल तक। और एंड ऑफ जून और मिडल ऑफ द जुलाई नोटिफिकेशन अबाउट सिलेक्शन रिजल्ट, उसमें हम लोगों का सिलेक्शन रिजल्ट का नोटिफिकेशन हम लोगों का आ जाता है। ये इसके दौरान एंड ऑफ द जुलाई और 2025, और जुलाई टू अगस्त वीज़ा एप्लीकेशन हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। ये जुलाई टू अगस्त वो किस तरीके से करना है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और 30 सितंबर 2025 उसमें आपको हंगरी में आपको आना है अंटिल 30 सितंबर। अगर आप नहीं आए उस दौरान तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी वैसे स्कॉलरशिप उसमें वो लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, उसमें हम लोग आपको गाइड करेंगे अच्छे से। देन अगर हम बात करें, ये तो एप्लीकेशन टाइमलाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे अर्ली प्रिपरेशन इज द की, ट्रैक की डेट्स, अडर टू डेडलाइन, अंडरस्टैंड पोस्ट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे आपको। ओके, अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट, ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है हमें उसे अप्लाई करना है, और वो एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे इसकी वेबसाइट है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, और वो किस तरीके से होगा वो मैं बताऊंगा अभी। फिर सेकंड चीज़, जो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें लगेगी वो क्या है, आपका मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको खुद से बनाना है, और किस तरीके से बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसमें बेसिकली जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो आइल्स और टफेल है, लेकिन अगर यहाँ पे हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम चला लेते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट किस तरीके से आपको लेना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा स्कूल सर्टिफिकेट्स, डिग्री और प्रोविजन सर्टिफिकेट हमें चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट में हमें बेसिकली डिग्री चाहिए या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए जिसकी डिग्री नहीं आई अभी तक, जो लास्ट ईयर में यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैचलर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है और वो अप्लाई करना चाह रहा है मास्टर्स में, तो उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो आपने, जैसे आपने मास्टर कर रहे हैं, आप लोग मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर के लिए अप्लाई कर, जैसे अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। यानी उसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आपके ग्रेड्स भी मेंशन होने चाहिए, और इसके अलावा आपके मार्क्स भी होने चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो ग्रेड्स की अलग होती है और मार्क्स की अलग होती है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे AMU के भी हैं, तो AMU की बात करें तो AMU से वो हम लोगों की ट्रांसक्रिप्ट ईजिली मिल जाती है। और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो मैंने परफॉर्मा, उसे मैंने बता दिया था कि परफॉर्मा हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम लोगों का लिंक है, मैं बता दूंगा, मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा ये। तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो अंटिल 15 अप्रैल तक ज़रूरत पड़ती है, उसमें अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले से भर दें तो ज़्यादा बेटर है। एंड
इसके अलावा अगर नेशनल आईडी होती है, नेशनल आईडी की बात करें तो बेसिकली अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट एज अ आइडेंटिटी आप उसके अंदर लगाएं, और अगर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं अनटिल आपको पासपोर्ट ना आ जाए। तो अगर पासपोर्ट नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप पासपोर्ट जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती है। और रिसर्च प्लान की अगर हम बात करें, यानी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे रिसर्च प्लान क्या है कि अगर आप किस लैब के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपका वो रिसर्च प्लान पूरा होता है, तो वो आपको सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको वो देना होता है, तो वो मैं उसी के बाद वो आपको एक्सेप्टेंस देता है। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर की बात करें तो मोस्टली एमएससी और बैचलर के लिए होती है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है हम लोगों की, पीएचडी कोर्सेज के अंदर रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती, तो मोस्टली एमएससी और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो रिकमेंडेशन लेटर 2 हमें चाहिए, और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर और एक्सेप्टेंस लेटर, ये सिर्फ पीएचडी के लिए होता है। तो पीएचडी के लिए हमें पहले से तैयार रहना है। तो अब हम एक एक चीज़ के बारे में आते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोगों को इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने पहले से इसमें कर रखा है। ये यहाँ पे हम लोगों का स्टिपेंडियम हंगेरिकन प्रोग्राम है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। अगर जैसे ही आप जाएंगे, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ पूरा, स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप 2025। तो स्टिपेंडियम हंगेरिकम भी डालेंगे आप, कुछ इस तरीके से आएगा। आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है, और पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, अप्लाई फॉर, इसमें मैं अभी स्लोवाकिया में हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये दिखा रहा है मेरी लोकेशन दिखा रहा है स्लोवाकिया। तो आपको पूछना है डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू योर सिटीजनशिप, तो आपको नो करना है, या फिर आप जहाँ से हो तो वहाँ इंडिया टाइप करना है आपको। यहाँ पे आप इंडिया टाइप करेंगे, सॉरी हम लोग इंडिया टाइप करेंगे इसमें, इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। तो इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो इंटरफेस नज़र आने के बाद हमें प्रोग्राम्स अगर हमें फाइंड करना है, जैसे प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम हम लोगों का कुछ इस तरीके से, ये जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा यहाँ पे। यानी अगर हम बात करें जैसे बैचलर और मास्टर के कोर्स हैं यहाँ पे, और फिर नॉन डिग्री या 1 ईयर मास्टर और डॉक्टरल प्रोग्राम के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मास्टर सेलेक्ट करना है, और एकेडमिक ईयर 2025 और 26। डीएफएम को हम अलग से, मैं इसकी अलग से रिकॉर्ड करूँगा वीडियो, डीएफएम क्या होता है, ये रहता है, तो डीएफएम की इंशाल्लाह अलग से रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो ये एकेडमिक ईयर 2025 के लिए, और फुल डिग्री हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि फुल डिग्री हमें चाहिए पार्शियल में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी पार्शियल में, आपको आधी स्कॉलरशिप मिलेगी, कम्प्लीटली फुली फंडेड नहीं मिलेगी। और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको इंग्लिश स्पीकिंग ही कोर्स के लिए देखना है। तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए गए हम, तो इसमें जैसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एकेडमिक ईयर 2025 के लिए, और इसके अलावा फुल डिग्री स्टडीज़ के लिए। और उसके अलावा सर्च ऑल इंस्टीट्यूट, अगर हम बात करें सर्च ऑल इंस्टीट्यूट, तो वो हम इस तरीके से फाइंड प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है वो इस तरीके से हैं, वो यहाँ पे है। जैसे ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पैच है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ और सेमिलवेल्स यूनिवर्सिटी और हंगेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ साइंस, ये मेरी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिशन, और ये सारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अगर हम प्रोग्राम पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम के बारे में बात करें, जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के मैं बारे में बात करूं, तो हमने ये फिल्टर लगा दिया और यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हमने टाइप कर दिया। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं, मास्टर्स के, यानी हमने मास्टर्स के लिए देखा है, एकेडमिक ईयर 2025 के लिए देखा है, फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए देखा है, और इंग्लिश के लिए हम लोगों ने देखा है। तो इसके अंदर जो भी आया है,
इसके अंदर जो आया है वो इसके अंदर ये आया है, ये प्रोग्राम्स हम लोगों के आगे, जैसे हंगेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस का ये प्रोग्राम है। ये जैसा मेरा प्रोग्राम था, इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन वो 15 जनवरी है। और इसके अलावा ये हंगेरी यूनिवर्सिटी, ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के आपके सारे प्रोग्राम्स आपके खुल के नजर आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कंप्यूटर साइंस का देखना है, मास्टर्स का और फुल डिग्री प्रोग्राम का देखना है, तो उसे फिल्टर इसी तरीके से लगाना है और उसे टाइप करना है कंप्यूटर साइंस, यानी अपने अकॉर्डिंग रिलेवेंट फील्ड आपको देखनी है। नियर अबाउट 800 स्कॉलरशिप यहाँ पे मौजूद है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, सारे प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद है। यानी यहाँ पे जो अगर कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सैगद का दिखा रखा है इसने। और इसके अलावा सेना इस्तान यूनिवर्सिटी है, एलटी यूनिवर्सिटी है। तो जो भी आपका रिलेवेंट कोर्स है वो आपको देखना है इस तरीके से। ठीक है, तो इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम फाइंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट हमारा क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वैसे अगर आपने आईएलटीएस और टॉफल दे रखा है तो आपके आपके आईएलटीएस और टॉफल होगा तो वो आपका एक एडवांटेज होगा। अगर वो नहीं है तो मैक्सिमम यहाँ पे एमयू के स्टूडेंट है, तो मैं एमयू का जानता हूँ क्योंकि मैं भी फॉर्मर स्टूडेंट हूँ एमयू का। तो मुझे पता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किस तरीके से निकलता है। तो वहाँ पे हम लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक एकेडमिक काउंसिल है थर्ड फ्लोर पे कंट्रोलर ऑफिस में। तो एकेडमिक काउंसिल में आपको जाके एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। स्कूल सर्टिफिकेट की बात करें तो डिग्री के लिए भी यही प्रोविज़न है कि आपको वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको सबमिट करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन। और बेसिकली ये आपको आलम के यहाँ से मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे तो आलम की शॉप है कोपियर पॉइंट की, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये एमयू की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये भी मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ की एक एप्लीकेशन और परफॉर्मा के साथ आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको सबमिट करना होता है। तो ये भी आपको मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। और मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, बेसिकली मैंने कहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ से देखेंगे, उसका इंटरफेस किस तरीके से देखता है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। बेसिकली कि हम लोग मैंने ये हम लोगों को जाना है इस लिंक के साथ। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का जो प्रोविज़न है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो परफॉर्मा है वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इसमें आपका जो स्क्रीनिंग होगी वो चेस्ट एक्सरे होगा, 3 मंथ्स का होना चाहिए। इसके अलावा क्वांटिफिकेशन टेस्ट होंगे जो इंग्लिश या हंगेरियन में, इंग्लिश में ही बेसिकली वो करते हैं। और इसके अलावा एचआईवी का होता है, हेपेटाइट बी का होता है और इसके अलावा हेपेटाइट सी वगैरह का होता है। इसके अलावा ये सारे इनकी ज़रूरत नहीं है, उसमें वो टिक कर देंगे, जो भी डॉक्टर्स होंगे वो जानते होंगे अच्छे से। एएमयू में आपको, एएमयू के लिए मैं बता रहा हूँ कि जेएनएमसी में जाना है आपको। जे जेएनएमसी में जाने के बाद सबसे पहले आपको मेडिकल में जाना है। और मेडिकल में मेरे पास मैसेज आ रहा है, कुछ स्टूडेंट लाइन पे हैं तो चेक करना। एक मिनट। तो अगर हम बात करें कि वो परफॉर्मा कुछ इस तरीके से नज़र आता है हम लोगों को। तो ये परफॉर्मा है हम लोगों का। और फिर हाँ, हम बात कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोगों को लेना है ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है हम लोगों का, वो किस तरीके से हमें लेना है। वेट अ मिनट प्लीज। हाँ, तो ये परफॉर्मा हमें हम लोगों को लेके जाना है। सबसे पहले हम लोगों का जो हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर में जाके वहाँ से हमें साइन कराने हैं। और साइन कराने के बाद कुछ जो चेस्ट एक्सरे है आपका, और या इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हो गया या फिर जितने भी टेस्ट होंगे वो जेएनएमसी में आपके बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, जब आप अप्लाई करें, एप्लीकेशन जब अप्लाई करें तो उसमें पहले से आप उसे लगाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
वैसे बाद में इसकी जो 15 अप्रैल मेरे ख्याल से इसकी लास्ट डेट होती है सबमिट करने की, लेकिन पहले से लगाएंगे तो वो एडवांटेज रहेगा। एमए स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के हैं उनके लिए लगभग ये जो पड़ जाएगा नियर अबाउट वो 4 to 5,000 के अराउंड आपका ये टेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे पासपोर्ट अगर आपका नहीं है तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर दें, और पासपोर्ट अप्लाई करने के साथ साथ जो आप एप्लीकेशन भर सकते हैं वो नेशनल आईडी के साथ भी भर सकते हैं, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो या फिर आपके पास कोई और अदर नेशनल आईडी हो तो उसके साथ भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसकी पासपोर्ट आपको जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी तो उसमें आने से पहले आपको चाहिए वो पासपोर्ट, क्योंकि आपको आना है, आप प्लेन के थ्रू आना है तो पासपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा रिसर्च प्लान की अगर बात करें तो बेसिकली रिसर्च प्लान के लिए पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये एक वेबसाइट है, बहुत हेल्पफुल होगी मेरे ख्याल से। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि किसके पास वैकेंसी है और किसके पास नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। वो ये doctory.hu है, इसे आपको इंग्लिश में करना है। और इसके अलावा आपको यहाँ से आपको इसमें आप जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीएमई की अगर हम बात करें तो इसमें पोजीशंस खाली है, तो आपको यहाँ से देखना है डॉक्टर स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो डायरेक्टली ये खुल जाएगा। और जैसे आर्किटेक्चर है डॉक्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर डॉक्टरल स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस और डॉक्टर स्कूल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से आपको प्रोफेसर सेलेक्ट करने हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। ये आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और एक्सेप्टेंस उनसे आपको लेना है। तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का आता है वो रिकमेंडेशन लेटर। बेसिकली अगर हम बात करें एमयू में बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, या फिर जिस रिकमेंडेशन लेटर वो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं आप उनसे लेना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा हूँ एमयू से, तो एमयू के बॉटनी डिपार्टमेंट में से ही मुझे मिलेगा, तो उसका मुझे एडवांटेज मिलेगा। जिस प्रोफेसर्स ने हमें पढ़ाया है उससे हमें रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ तक हो गया। अब ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जो स्टडी फाइंडर का है, स्टडी फाइंडर का वो मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया कि इसमें किस तरीके से हम लोगों को देखना है, कि प्रोग्राम किस तरीके से देखना है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था कि किस तरीके से हमें देखना है। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन इंटरफेस की बात करें तो एप्लीकेशन इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जैसे हम लोग उधर जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये अप्लाई करना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सैगैद में, अप्लाई नाउ में हम करेंगे। तो अप्लाई नाउ करने के बाद उसमें अगर हम बात करें तो क्लिक न्यू एप्लीकेंट की अगर बात करें तो ये मेरी है, ये मेरा मास्टर्स का मेरे ख्याल से खुली भी होगी, तो उम्मीद है कि ये दिस इज क्लिक टू लॉगिन। ये मेरा ये प्रोग्राम है, लेकिन यह है कि अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ब्राउज इंस्टीट्यूशन से बात वो करें तो ब्राउज इंस्टीट्यूशन में अभी फ़िलहाल मेरा पहले से अप्लाई हुआ है, तो इसमें मेरा नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ इंटरफेस उसका इस तरीके से नज़र आता है आपको, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सेप्टेड प्रोग्राम है तो मुझे देखना पड़ेगा। वो इसमें जो प्रॉब्लम आती है, आप जैसे इसमें सिंपल फॉर्म होता है और उसमें आप सिंपल आपने डिटेल डालते जाएंगे, और उसके बाद जो क्लिक करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन। ये आपको टिक करना है। इनमें से तीनों में से आपको कोई नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड करी है, तो ट्रांसक्रिप्ट आप रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन। ओके। और इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं यूजीसी की अगर हम बात करें तो यूजीसी मेन बॉडी है, यानी यूजीसी इंडिया से जो सेंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने बताया कि 200 स्टूडेंट्स को वो
भेजते हैं हर साल, लेकिन 200 कभी नहीं हो पाते जो क्राइटेरिया पूरा कर पाए। तो नियर अबाउट 139 के अराउंड स्टूडेंट्स आए थे लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर तो उन लोगों ने इंटरफेयर ही नहीं किया। तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको उसे पोस्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो वो सिलेक्ट नहीं कर हो पाते। तो उसमें क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको उसे एक पोस्ट करना है। पोस्ट कहाँ पे करना है वो मैंने ये डिटेल में मैंने ये मैंने बता रखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से नज़र आएगा, यानी डिटेल में यहाँ पे ये इस वाले उस पे नज़र आएगा, यानी सेक्शन ऑफिसर आईसी, रूम नंबर 508 ए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। इस पे हमें पोस्ट करना है सारे। उसके अंदर क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक परफॉर्मा होता है। वो परफॉर्मा वो आपको मैं यूजीसी की जब वेबसाइट पे आप जाएंगे, जब यूजीसी नोटिस निकालेगा, तो नोटिस दानिश, जी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट लाइक 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो तुम मे भी नेक्स्ट मीटिंग की एक लिंक शेयर कर सकते हो अभी से, ठीक है? इंस्टेंट। वरना फिर क्वेश्चन रह जाएंगे। ओके। हाँ, एक एक मिनट आप मुझे दीजिए। हम्म, अली भाई, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। ये आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप उस पर पेस्ट कर दें। मैंने 3:30 से तो मैंने 3:30 से साढ़े तुम्हारे जी तुम्हारे ऐसा नहीं हो रही है क्या? जी। मतलब तुम यहीं पे कमेंट में डाल दो। इसमें मेरे व्हाट्सएप में मैंने उससे किया है। मुझे नहीं, इसी मतलब चैट विद एवरीवन पे जाके यहाँ पे लिंक कर दो, नहीं पेस्ट। नहीं, वो कोई मसला नहीं है। मैंने मोबाइल से किया है, तो शायद आपका इजी हो। मैंने आपको शेयर कर दिया मोबाइल पर। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। तो आप लोग इसके बाद अगर ये मीटिंग ठीक एंड है, हो यू जाए, कैन अगर ये मीटिंग एंड हो कैरी जाए, ऑन। इसमें कैरी ऑन करेंगे हम लोग इस लिंक के साथ। ये आप अली भाई अभी कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि एक घंटे की मैंने स्केड्यूल करी थी मीटिंग। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें सबमिट करना है। और यहाँ पे पहली पहली जो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो थोड़ा सा भूल जाते हैं इसे, यानी यूनिवर्सिटी यूजीसी को सेंड करना, वो डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, और क्या क्या भेजना है वो भी थोड़ा सा भूल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यूजीसी को बेसिकली सबसे पहले हम लोगों के पास क्या रहेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो हमने ऑनलाइन सबमिट किया है, और इसके अलावा एक परफॉर्मा रहेगा। परफॉर्मा मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जब यूजीसी नोटिस रिलीज करेगी, तो तब हमें पता चल जाएगा। यूजीसी की वेबसाइट को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है। ये स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है अली भाई? हाँ हाँ, विजिबल है। यूजीसी
इसमें बेसिकली इन लोगों ने कुछ इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए हमें। यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आपको मिल जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी नया नोटिस होगा तो नियर अबाउट ये रिलीज करते हैं मेरे ख्याल से 15 जनवरी के बाद। आपको चेक करते रहना है कि फिर उसका परफॉर्म आपको लेना है बेसिकली, और वो आपको इन्हें सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरीके से, और फिर वो आपको, जैसे अगर हम पीछे जाएं, अगर 2023 की अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉरी बहुत पीछे आ गए यहाँ पे। हाँ, स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, ये परफॉर्मा ये उस वक्त का है। तो ये परफॉर्मा कुछ इस तरीके से होगा। ये परफॉर्मा इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके से है। उसमें यूजी के जो होते हैं वो 50 स्टूडेंट्स होते हैं, पीजी के 75 स्टूडेंट्स होते हैं, और पीएचडी के 30 स्टूडेंट्स होते हैं, इनका है। और इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और इसका एप्लीकेशन बॉन्ड ये तो 31 अगस्त 2000 शैल नॉट बी कंसिडर। और इसके अलावा 60% लास्ट एग्जामिनेशन में होना चाहिए। लेकिन इनका अगर क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, बेसिकली इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर यूजीसी की मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया इनका नहीं है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से और बाकी जो पुराने जो हम लोगों ने बात डिस्कस की कि यूजीसी का क्राइटेरिया क्या हो सकता है सिलेक्ट करने का, तो वो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बेसिकली जो होता है वो 2-3 फैक्टर काम करते हैं इसके लिए। 2-3 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है आपका, जो सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड्स में जो आपके होने चाहिए मैक्सिमम मिनिमम जो होने चाहिए वो 75% से अबव होने चाहिए। और अगर ये बेसिकली क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया इन्होंने 60% लिख रखा है, लेकिन 75% से आपका 75% होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें यानी दूसरा क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ रहती है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपका सेमिनार हो गया, आपकी क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंसेस हो गई, आपकी इंटर्नशिप्स हो गई, आपकी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है। तो इसे थोड़ा बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो उसे आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, यानी आपको टाइम टू टाइम इंटर्नशिप करनी है, उसका भी वेटेज है। इसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंस करनी है, आपकी उस कॉन्फ्रेंस में चाहे एज अ पार्टिसिपेंट ही करना है, लेकिन आपको करना है, उसका वेटेज होता है। और इसके अलावा हमने जो देखा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है अलग से, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। यानी पहले सबसे पहले आपको पहला पेज जो मैंने अभी आपको दिखाया है यूजीसी वाला, देन आपको उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो कंसिडर करना है, इसमें नहीं कहा जाता कि इसमें ये लोग नहीं कहते कि हमें डायरेक्टली कि हमें और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा सबको कि आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, मैंने किया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने किया था, कि अगर आपके पास आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप उसमें कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलम में जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो सारे आपको अपलोड करनी है। ये यहाँ तक हो गया अभी फ़िलहाल जो है। देन आपको क्या करना है, पहले सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद यूजीसी को भेजना है, और आपको सिर्फ अब आपको क्या करना है, पेशेंस कर रखना है। और पेशेंस किस तरीके से रखना है, आपको अपने ईमेल्स चेक करते रहना है। कंटिन्यूअसली आपको ईमेल आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजीसी, देन दूसरा आएगा कि यू आर एक्सेप्टेड फॉर दिस यूनिवर्सिटी। अब एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर जैसे फर्स्ट जो इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो हम अप्लाई करते हैं तो वो 2 यूनिवर्सिटी हमें सेलेक्ट करनी होती है। 2 यूनिवर्सिटी आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे, और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिवर्सिटी से आपका ऑफर लेटर आता है। तो फर्स्ट को आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करना है, और फर्स्ट को आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करना है।
और आपको सेकंड से अगर आपको कॉल कॉल आती है तो फर्स्ट को तब भी आपको रिजेक्ट नहीं करना है। अगर उन्होंने खुद रिजेक्ट कर दिया तो वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, कुछ स्टूडेंट्स का जो था ये था कि वो फर्स्ट और सेकंड में एक्सेप्ट हुए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिली। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्हें सेकंड में एक्सेप्ट हुए लेकिन फर्स्ट में नहीं हुए तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका फर्स्ट में एक्सेप्ट हुए, सेकंड में रिजेक्ट हुए, उन्हें स्कॉलरशिप मिली। ठीक है, तो ये है। अब आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है। उसके बाद हम वीज़ा प्रोसेस की बात करते हैं। तो वीज़ा प्रोसेस के अंदर हम लोग मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी हो रही है वीडियो, क्योंकि हमें इसे अपलोड भी करनी है। वीज़ा प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वीज़ा प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीज़ें होगी। मैं वो जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो भी कोई वो होंगे, बेसिकली मैं व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दूंगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप मैंने एक एसएच का बना रखा है, तो वो मैं उसमें कर दूंगा। उसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ, वीज़ा प्रोसेस कम्प्लीटली फ्री है। पहली बात तो ये कि कम्प्लीटली फ्री है, और वो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें अप्रैल के बाद हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अप्रैल मई के बाद, जब 100 मई जून के बाद जब सारे सिलेक्शन पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सब लोगों को कि वो ये ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर ले। तो उस वक्त जो वीज़ा प्रोसेस की कुछ जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा, वो जो भी उस ग्रुप के अंदर होंगे। हमने लास्ट ईयर भी किया था। लास्ट ईयर लगभग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें 4 से 5 स्टूडेंट वो आज यहाँ पे आ गए इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अब ये है आपका एनी क्वेश्चन और डाउट, ये आपके क्वेश्चंस हैं। नाउ यू आर फ्री, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, बट वन बाय वन। दानिश भाई थोड़ा मेडिकल में सॉरी, वन बाय वन प्लीज। आप ऑडिबल नहीं है। दानिश भाई मेडिकल के लिए बताइए थोड़ा। अच्छा, मेडिकल की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर हम यहीं पे जाएं, यहाँ पे अगर हम जाएं, अगर मैं बात करूँ मेडिकल की, कुछ ही यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। मेडिकल की पूरी 100% नहीं है, कुछ है स्कॉलरशिप। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पे सेमिल विल्स एक यूनिवर्सिटी है। जैसे यहाँ पे अगर हम फाइंड प्रोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें मेडिकल के कौन कौन से प्रोग्राम है, या फिर एमबीबीएस ही हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो एमबीबीएस का अगर हम बात करें तो फाइंड प्रोग्राम में, सॉरी, तो यहाँ पे बात मेडिकल प्रोग्राम की चल रही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की चल रही? नहीं, मेडिकल प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा शायद। अच्छा, ठीक है, तो वो सेगेद में है और सेमेल्विस में है। हाँ, सही है। तो ये हमारे पास एमबीबीएस की अगर हम बात करें, ये एमबीए का क्यों दिखा रहा है एमबीबीएस का, तो इसमें शायद इस साल इन लोगों ने नहीं किया है, यानी एमबीबीएस का इन लोगों ने अभी नहीं निकाला। वो शायद अलग से सेपरेट निकालेंगे, उसका जो आता है। लेकिन इतना मुझे पता है क्योंकि लास्ट ईयर से इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, वो मुझे याद है। तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे लग रहा है कि अभी आपको 10 दिन के बाद, 10 या 15 दिन के बाद आपको चेक करना है। और चेक किस तरीके से करना है, वो इसी तरीके से। दानिश भाई जी, हमने जो है कि इसमें चूज स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जो वहाँ पर, बताएं। जी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया तो इसमें 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही हैं। कौन सी? एक एमबीबीएस? है सेमल्स और जी एमबीबीएस, हाँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स है, सॉरी सीजर्न सॉरी है और सॉरी डेब्रेसिन सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बैचलर, जी जी मुझे मास्टर जी प्रोग्राम कर रखा था। बेसिकली वो बैचलर होगा। तो बैचलर का ये है, ये आप जो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे ना, बैचलर्स को छोड़कर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और चूज स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर, वहां पे आप जो डालेंगे ना यूनिवर्सिटीज, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल इंस्टीट्यूशन शो कर रहा है, इसके नीचे जो है ओके ऑप्शन है, ओके ओके ओके। जी जी, तो इसमें जो नीचे की तरफ 4 यूनिवर्सिटीज आती हैं। दानिश, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि
अगर आपको प्रोग्राम नजर आ रहे हैं तो आप डाल सकते हैं ना। बस ये, हाँ सिंपल है ये बिल्कुल। उसमें भी हमारे पास, सेलेक्ट हाँ, हुए हैं। हम लोगों के पास अभी टाइम कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यानी अगर प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा तो अभी आप तक, डाल आप डाल सकते हैं इसका। हम्म, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है दानिश भाई। जी जी। इसमें जो है कि जो 4 में से जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, हम्म। उसमें जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो मांगा है उन्होंने एलिजिबिलिटी में, हम्म। और एक यूनिवर्सिटी जो सैमल्स है उसमें नहीं मांगा है। हम्म। तो हमें जो एप्लीकेशन के साथ इसमें अपलोड करना होगा। हाँ। दोबारा अली भाई। हाँ मैं सवाल समझ गया। जी। तो देखो सवाल ये है कि वो मतलब पूछ रहे हैं कि 3 यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, एक में नहीं शो कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा। देखो पहले तुमको क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एसएच मतलब स्टिपेंडियम हंगेरिकम का जो पोर्टल के सारे क्राइटेरिया वो तो फुलफिल करना ही करना है। गॉड, यार कनेक्शन लॉस्ट हो गया। नहीं हो गया भाई। connection is there. You fucking kidding me? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? शुक्र है खुदा का, आप सुनाएं। मैं ब्रिटिश में हूँ। यार ये मीटिंग एंड हो गई ना? ये भी तो नहीं है। हैं? यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन भाई। जरूर इंशाल्लाह। प्रोवाइड कराना ही पड़ता है ना। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, ऐसा करो ये, मैसेज में लिख दो ना। हाँ मैसेज लिख सकते हो। व्हाट अबाउट सेंडिंग पार्ट? मैं क्वेश्चन एक एक करके आप क्वेश्चन पूछे। एक मिनट में। तो मुदस्सिर भाई का सवाल ये है कि व्हाट अबाउट सेंडिंग पार्टनर यूजीसी दिस ईयर। तो ये बात है कि लास्ट ईयर यूजीसी ने, सही बात है, अपना कोई रोल नहीं प्ले किया, लेकिन स्टिपेंडियम जो मतलब प्रोवाइड करने वाली बॉडी है टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन, उन्होंने मोस्टली बच्चों को पीएचडी और लैंग्वेज कोर्स के लिए मतलब अपने खुद से उन्होंने सिलेक्शन कर लिया था। और लेकिन आई थिंक है ना दानिश, मुझे लगता है बैचलर मास्टर में एडमिशन नहीं हुए थे। हाँ, तो नहीं अगर हुए इस थे। साल भी यूजीसी ने अपना रोल नहीं प्ले किया, माइक तुम्हारा म्यूट है दानिश, तो अगर यूजीसी नहीं हुआ इस बार इन्वॉल्व फिर से, तो फिर यही होगा कि एडमिशन सिर्फ पीएचडी और लैंग्वेज कोर्स में होगा, बैचलर मास्टर में बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये भी क्लियर नहीं है अभी कि यूजीसी का हाँ। क्या रोल प्ले करेगा, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है वो लास्ट ईयर इलेक्शन में बिजी थे थोड़ा सा, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि और इस बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी एक्सपायर था, हाँ, इस वजह से भी दिक्कतें हुई थी। तो ये मतलब हो पाया या नहीं, लेकिन स्टिल डालना चाहिए क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे हैं। और जो लोग पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर से जरूर करें, क्योंकि अगर यूजीसी नहीं इन्वॉल्व होती तो पीएचडी में एडमिशन के चांसेस इवन बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों की जो स्कॉलरशिप्स का अगर बात करें हम लोग, तो जो स्कॉलरशिप जैसे 200 स्टूडेंट्स का इन लोगों के पास कोटा है कि 200 स्टूडेंट्स को हमें इंडिया से लेना है। तो लेकिन ये है कि अगर बैचलर मास्टर्स के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो पीएचडी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो बढ़ पीएचडी जाते के हैं। करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें वो इस पे काम करना थोड़ा शुरू कर दे। अब दूसरे नमन कुमार, ये क्या पूछ रहा है? यस सर। जी सर मैंने सर इस साल सर ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है सर, ये एमटेक मेरी कंप्लीट हो गई सर इस साल। जी सर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जी। यस। तो सर इसमें सर ये क्या मतलब इंटरव्यूज वगैरह कैसे रहेंगे सर, क्या रहेगा? बाकी और डॉक्यूमेंट्स जो है सर मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर का ओरिजिनल ही है, बाकी वो डिजिटल कॉपीज है, तो बाकी आप सही सब है सर। तुम अभी एज ए अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो, राइट? सर अपीयरिंग तो नहीं है सर, मेरा सर रिजल्ट तो सर चारों के चारों सेमेस्टर का आ रखा है, पर ये कि अच्छा। मतलब 24 में मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आने में सर थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगस्त में मिलेगा सर ये
ऐसा तो है। क्या मतलब डिग्री नहीं है अभी? क्या क्या नहीं है अभी ओरिजिनल? ओरिजिनल तो सर मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है हम्म। सर, वही है सर, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं है। बाकी तो मैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर की सर मार्कशीट है, बाकी 2 3 4 की सर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है मेरे पास, बाकी डिजिटल कॉपी है। हम्म। तो आप कोशिश करें कि ट्रांसक्रिप्ट अगर बन जाए, क्योंकि अ, देखो मतलब फिलहाल ऐसा करना, अगर डेडलाइन के पहले तुमको ना मिल पाए तो एक तरीका ये है कि तुम एक स्टेटमेंट लिख के लगा सकते हो उसमें कि मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी ओरिजिनल नहीं है, और लेकिन मार्क्स वगैरह ग्रेड वगैरह तो पता ही होंगे, तो वो आप मतलब फॉर्म में जो रियल है वही भरना, और फिर स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो कि मतलब मैं हूँ और मतलब मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से स्टडीज करी और मेरे अभी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में हैं, तो मैं लेकिन डेडलाइन के पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑनेस्टली ऐसा कर सकते हो। ऑनेस्टली नमन, ये है कि अगर हम लोग बात करें पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस से, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उसमें जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा कम चांसेस रहे हैं। जो जिनका फाइनल हो गया, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे जिनके पास डिग्री है, सारी चीज़ें हैं, तो उनके चांसेस थोड़े से ज़्यादा है एज कम्पेयर, बल्कि 90% चांसेस होते हैं उनके एज कम्पेयर टू उनके जो फ्रेशर्स है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ, तो बाकी ये तो सर ये है कि मतलब चारों के चारों सेमेस्टर के मेरे पास मार्क्स तो है, हाँ, हाँ। इनका बाकी वो ये है कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। लाइक ये इनका हो गया है, मतलब इनकी स्टडीज कंप्लीट है, लेकिन अभी इनको डिग्री नहीं मिली है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली है, तो ये प्रॉब्लम है। ये तो आप इस केस में जी, जी, अली भाई, गो तो। तो वही इस केस में कि मतलब तुम फॉर्म में सारी चीजें भरो, क्योंकि तुमको तो मार्क्स वगैरह पता है। फिर उसके बाद यही है कि डिग्री की जगह फॉर एग्जाम्पल डिग्री नहीं है तो तुम ये लिख सकते हो एक स्टेटमेंट कि मतलब मेरी डिग्री जो है अभी मैंने अप्लाई किया है डिग्री के लिए, तो मुझे जैसे ही मिलेगी मैं अपलोड कर दूंगा ना। या सर कमेंट्स में सर लिख देता हूँ, बाकी सर वो 4 सेमेस्टर के जो सर अलग अलग जो है मेरे पास वो अपलोड कर देता हूँ फॉर हाँ। रेफरेंस। और बाकी मैं सर ये इंटरव्यूज का क्या रहता है? इंटरव्यूज का ये है कि पहले स्टिपेंडियम को अप्लाई करोगे, फिर वो सारे तुम्हारे डेटा जिस यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारी पर्सपेक्टिव यूनिवर्सिटी है उसको भेजती है, फिर यूनिवर्सिटी तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करती है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा जूम पे या गूगल मीट पे या स्काइप अब बहुत पुराना हो गया लेकिन मेरा तो स्काइप पे ही हुआ था। तो वो यूनिवर्सिटी तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, मतलब उनका जो भी क्राइटेरिया हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग है। कुछ है जो रिटन एग्जाम लेती हैं, कुछ है जो मतलब सिर्फ इंटरव्यू लेती हैं, कुछ है जो दोनों लेती हैं। तो वो यूनिवर्सिटी तुमको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब तुमको ईमेल करेगी कि मतलब अब आपका जो भी आगे का प्रोसेस है। लेकिन पहला ये है कि यूजीसी से एक्सेप्टेंस, फिर आप टेक्निकल चेक पास करें। अगर यूजीसी आपको सेलेक्ट कर लेती है फिर उसके बाद कैंपस तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी पर्सपेक्टिव यूनिवर्सिटी को दे देती है ना। तो यूजीसी से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर नहीं था, तब मैंने बताया इस केस में टेम्पस ने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने मतलब स्टूडेंट्स जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उनको कांटेक्ट किया कि तुम्हारा मतलब एडमिशन क्राइटेरिया पूरा है और तुमको मतलब कुछ इंटरव्यूज या रिटन एग्जाम्स ये सारे करने हैं, फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि एडमिशन होगा या नहीं। ओके सर, चांसेस तो सर हैं, तो 50-50 चांसेस लग रहे हैं। हाँ, देखते हैं जरूर, क्यों नहीं। चांसेस उसमें सभी के वो रहते हैं, बस ये अपनी तरफ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अली भाई, कुछ चैट में आया है शायद। हाँ, इंग्लिश सर्टिफिकेट स्कूल से ले सकते हैं अली भाई, स्कूलिंग एएमयू से नहीं है, लोकल से किया है मैंने। आप हाँ, लाइक हाँ, नहीं, आपकी एजुकेशन अगर थी इंग्लिश में तो ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। हैं? लेकिन यही है कि हम लोग बार बार यही कहते हैं जो आइल्स है टॉफल है उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आप वो कर अच्छा, सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे ठीक है, चांसेस ठीक बढ़ है। जाते हैं, क्योंकि ये जो अच्छा, यूनिवर्सिटी मतलब जो सर हम अभी कर रहा मैं प्रिंसिपल कॉल। ऑफिस ठीक, या जो भी होती है वहां से ये देख, लेते हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। मैं लेकिन स्टिल मैं बाद अगर में कर रहा हूँ। आपकी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है तो आप मतलब लिखवा के एक मतलब प्रोफार्मा पे या एक टेम्पलेट पे वो आप अपलोड कर सकते हैं एज ए लाइक प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा अली भाई, मैं ये पूछा था, एक तो ये इंग्लिश सर्टिफिकेट का हो गया, ये ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड, जैसे अभी मेरी 12th ही हुई है तो मैंने जो है उसके भरा है यूनिवर्सिटी ऑफ डेविसन में, और सैमुअल्स में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, तो उसमें एमडी कोर्स है, वो एमबीबीएस की इक्विवेलेंट होता है, तो उसमें जो है उसके लिए फॉर्म एप्लीकेशन भरने की सोच रहा हूँ, तो उसमें ये ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड हमें लगेगा?
कि हमारी तो 12th ही हुई है ना अभी। हाँ मतलब मैं समझ रहा तुम्हारा क्वेश्चन। तो जो तुम्हारी मार्कशीट है जो भी है मतलब 12 तक हाँ, तो 10th की और 12th की। हाँ वो उस पे सारी चीजें सारे क्योंकि उसमें सेमेस्टर तो होता नहीं आई थिंक, तो जी उसमें जी। सारी चीजें अगर एक ही मतलब क्या होता है मार्कशीट पे लिखी है सारा डिटेल तो वो भी चल जाएगा ना। अच्छा। मेन है कि सारी चीजें सारा डिटेल एक ही जगह पे होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, जैसे मास्टर जो है वो पूरे 2 साल का 4 सेमेस्टर का, बैचलर 3 साल का 6 सेमेस्टर का, तो वो आप जी 6 मार्कशीट लगाने से बेटर है कि आप पूरा सारा डेटा एक ही मतलब डॉक्यूमेंट पे होता है। तो ट्रांसक्रिप्ट कुछ नहीं मतलब सिंपली सारा डेटा सारे ग्रेड्स एक ही मतलब अ, इकट्ठा कर दिया जाता है, तो इसलिए उनको मतलब फॉलो अप करने में इजी होता है ना। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिस में मैंने एक चीज और देखी थी, वहाँ B2 एग्जाम लिखा हुआ था, कुछ इंग्लिश B2 लिखा हुआ था वहाँ। हाँ B2 लेवल देखें यूरोप में जो होता है ना, वहाँ पे उल्टा जी सिस्टम है। वहाँ पे जो C है वो सबसे हाई है, B उसके बाद है, A सबसे लो है। अब आई थिंक इंडिया में उल्टा होता है, A सबसे हाई माना जाता है, B उससे लो, फिर C। तो जो ये मतलब मोस्टली कोर्सेज होते हैं वहाँ पे मिनिमम B2 लेवल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है ना। अच्छा, B2 लेवल तो वहाँ वो सर्टिफिकेट B2 का देना पड़ेगा या जो है तो अगर वहाँ वो आपका पढ़ाएंगे B2 से? नॉर्मल जो होता है C1 सबसे हाई, देन C2, जी देन B1, देन B2, देन A1, देन A2। तो आपको मिनिमम B2 लेवल पे पहुंचना है। B2 लेवल की इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे उससे कुछ नहीं जी क्लियर होता है कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। लेकिन अब जब लाइक फॉर एग्जांपल आइल्स देते हैं या टोफल, तो उसमें लिखा जी। होता है कि आपकी मतलब इंग्लिश जो है फॉर एग्जांपल 6 बैंड इक्विवेलेंट टू B2 या हाँ जी जी। B1, तो ऐसे होता है ना। तो हर कोर्स में यूरोप में मोस्टली B2 लेवल की इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए ना। एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे मैंने एक बार नीट का एग्जाम दे रखा हूँ, तो उसमें जो है उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं हम एडिशनल डॉक्यूमेंट में? नीट का या नीट नेट का एडमिट कार्ड, वो रिजल्ट कार्ड। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में लगा देना कि मतलब क्यों नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा में, अदर हाँ में क्यों नहीं। हाँ अली भाई, शायद ठीक है जी। हम्म, हाँ लगा सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम में आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, वो उसका क्योंकि भी नॉर्मली एडवांटेज वो लोग रहेगा। प्रूफ नहीं मांगते। हाँ उस अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं। हाँ हाँ, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाए। नेक्स्ट, साकिब। सर प्रोजेक्ट बेस्ड पर एडमिशन हो सकता है? तो जो प्रोजेक्ट बेस्ड का एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी लेवल पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जिनको मतलब प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया, फिर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। सेगेर यूनिवर्सिटी का एक केस है, फिर उनका मतलब यूजीसी से नहीं हुआ या फिर मतलब उनका टेम्पर मतलब इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। तो फिर प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट था, तो उसने मतलब प्रोफेसर ने अपने जो है फंड से उनका एडमिशन भी करवा दिया और उनको मंथली एक सैलरी मतलब उनके लिए डिसाइड कर दी, तो उनका एडमिशन हो गया। तो पीएचडी लेवल पे ये पॉसिबल है, बट वो डिपेंड करता है कि प्रोफेसर के पास किस लेवल का प्रोजेक्ट है ना, मतलब उसमें कितने पैसे हैं। और कोई सवाल? एम आई ऑडिबल सर? हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिकली मैंने अभी मतलब 2024 में ही एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से। हम्म, और मैं अभी CSIR ट्रिपल IIM जम्मू में हूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट। तो मैं yes, पिछले 6 महीने से मतलब ट्राई कर रहा हूँ बाहर के लिए, और कुछ जगह इंटरव्यू भी हुए, कुछ जगह नहीं हुए, कुछ जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें प्रायर अप्रूवल लेना है सुपरवाइजर से, तो yes. वो अप्रूवल कैसे ले और कैसे अप्रोच करे मतलब सुपरवाइजर को, और वो मतलब क्यों देगा, मतलब ये थोड़ा मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत से मैंने कुछ को मेल किया तो उनका रिप्लाई यही था कि उनके पास फंड नहीं था, फंड की काफी मतलब इशू आ रहे थे बहुत से सुपरवाइजर के। तो मुझे थोड़ा ये बताइए सर आप, ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ मैं समझ, देखिए मतलब सवाल आपका अच्छा है कि सबसे पहले तो किसी प्रोफेसर को आप बस अपने प्रोफाइल के बेसिस पे इम्प्रेस कर रहे हैं, ये एक ऑलरेडी चैलेंज होता है, क्योंकि वो सारी चीजें फिर देख रहे होते हैं, आपका ईमेल लिखने का तरीका, आपकी सीवी,
अगर आपके पास कोई रिसर्च आइडिया है ऑलरेडी और आपका कवर लेटर, वो सारी चीज़ें मतलब कंसीडर करते हैं। लेकिन मतलब जो फॉर एग्जांपल हंगरी में अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि मतलब अगर आपको मतलब प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको पीएचडी फॉर एग्जांपल करा सकता हूँ, तो फिर फंड की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रोफेसर ले लेता है तो मोस्टली आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, तो फिर एडमिशन हो जाएगा। तो लेकिन आप सवाल फिर से थोड़ा सा रिपीट करें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करे, मतलब कि वो मुझे ठीक है। लेने के लिए नॉर्मली आप प्रोफेसर को जैसे ये एक होगा कि अंदाज से आप सबको अप्रोच करते रहे ना, लेकिन जो एक बेटर तरीका है, फॉर एग्जांपल हंगरी में एक जो हमने एक वेबसाइट आपको लिंक दी, तो उस पे क्या होता है कि हंगरी में जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोफेसर मतलब जिनके पास वैकेंसी होती है, वो उस पे एडवर्टाइज कर देते हैं। तो एडवर्टाइज करने से क्या होता है कि आपको ऑलरेडी श्योरिटी है कि इनके पास वैकेंसी है, क्योंकि पीएचडी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आप जब किसी लैब को टारगेट करते हैं, तो अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई पीएचडी स्टूडेंट है, तो वो ऑलरेडी 4 साल के लिए वहाँ पे है, 3 साल के लिए है, तो वैकेंसी होना लैब में बहुत मुश्किल होता है। आप 100 प्रोफेसर को अप्रोच करेंगे तो फिर 1-2 ही प्रोफेसर ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास वैकेंसी होगी। तो इसलिए हमने जो फॉर एग्जांपल हंगरी के लिए लिंक दी, तो उसमें सारे प्रोफेसर हैं ऐसे जिन्होंने मतलब एडवर्टाइज कर रखा है कि हमको बच्चे चाहिए, तो इस लिहाज से इजी हो जाता है ना। ओके सर, एक क्वेश्चन और था मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें इंटरव्यू वगैरह का भी कुछ है, जैसे मतलब अगर हमें यूजीसी अप्रूव कर देता है उसके बाद का मतलब कुछ इंटरव्यू वगैरह एग्जाम का कुछ होगा हमारा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब जब आपका पहले यूजीसी तो कुछ नहीं, यूजीसी कुछ भी नहीं करती। यूजीसी बस जैसा कि दानिश ने मेंशन किया था कि वो मोस्टली मार्क्स देखेंगे, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी देखेंगे, आपके पास अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस है, कुछ इंटर्नशिप है, कोई रिसर्च आर्टिकल है, कोई बुक चैप्टर है, ऐसा कुछ देखते हैं वो लोग। फिर उसके बाद अगर यूजीसी ने आपको लिस्ट में इंक्लूड करा, वो जो 200 बच्चों को नॉमिनेट करते हैं, तो फिर आपकी जो आपका डेटा है वो यूनिवर्सिटी को जाता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं। फिर उस यूनिवर्सिटी जो आपने प्रोफेसर को मतलब चूज किया है, वो प्रोफेसर विद कमिटी, मतलब 6-7 मेंबर और होते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि अब आपका इंटरव्यू होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू। तो होता है, मोस्टली होगा, हर कोर्स के लिए ही होता है। हाँ, बैचलर में कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी भी सिर्फ डॉक्यूमेंट देखती है और वो एडमिशन दे देती है, लेकिन मास्टर और पीएचडी में अक्सर एडमिशन के पहले आपका इंटरव्यू होगा। ओके यस। ओके थैंक यू जी। और सॉरी, एक चीज और, आप जब आप अगर उनसे एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करेंगे, तो प्रोफेसर इवन की एडमिशन के पहले, कहने का मतलब जो ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस है, जो मतलब जिसमें इंटरव्यू आता है, उसके पहले खुद एक पर्सनल मीटिंग भी आपके साथ वो अरेंज कर सकते हैं, आपका नॉलेज जानने के लिए, बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस लेटर। ये भी होता है ना। ओके। तो आप मतलब पीएचडी में ओके मोस्टली सर। पीएचडी में मोस्टली 2 इंटरव्यू आप दे सकते हैं। एक पहले जो प्रोफेसर आपकी नॉलेज को जानने के लिए मतलब आपके साथ एक इंटरव्यू करेगा, उसके बाद जो है आप वो मेन जो एडमिशन के लिए होता है, जिसमें एक पूरी प्रॉपर कमिटी होती है, जिसमें 3-4 प्रोफेसर होते हैं, वो आपका एडमिशन इंटरव्यू लेते हैं ना। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा साकिब कि आप एक कोल्ड ईमेल लिखें प्रोफेसर्स को। पहले प्रोफेसर को सिलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग, और फिर उन्हें कोल्ड ईमेल करें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे ये प्रोग्राम में, और अपनी सीवी आप अटैच करें। सीवी किस तरह बनानी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ मैं अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी पहले बहुत जल्दी करूंगा, यूट्यूब चैनल मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, और या फिर जो भी है वो सारी एक स्टेप बाय स्टेप है। यूरोप में लेकिन जो बेस्ट है, आप यूरोपास एक वेबसाइट है, वहां पे जाएं और वहां पे आप अपनी सीवी बना लें। वो पूरे यूरोप में एक फ्री टेम्पलेट है, में आप अपनी सीवी जी बना सर, लें। यूरोपास पे मैंने बनाया है अपना सीवी, और उसी से मतलब मैं किया हूँ अप्रोच, अप्रोच मतलब बहुत सी करें आप। जगह। हाँ, तो हाँ बस यही जी सही है। जी जी। और ईमेल बहुत अच्छे से लिखें, लगे कि हाँ एक
इंटरेस्टेड कैंडिडेट लिख रहा है। ये नहीं मैंने नॉर्मली देखा है कि माय नेम इज दिस ब्ला ब्ला, मैंने यहाँ से स्टडी करी और फिर मेरा ये एक्सपीरियंस है। लाइक कोई एक अच्छा कनेक्शन आपको ढूंढना पड़ता है कि आप रियली ऐसा शो कर पाए कि आप उसकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत बड़ा, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं ना उनको रोज 50 ईमेल आते हैं ना, तो आपका ईमेल आउटस्टैंड करना चाहिए। और उसके वो लिए आप उसके लिए मैं ये कहूँगा क्योंकि साकिब, सॉरी फॉर इंटरप्ट अली भाई, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे या फिर आप मुझसे मैसेज करके भी आप इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एक अलग से वेबिनार कर सकते हैं कि हाउ टू राइट एन ईमेल यस यस, या कवर लेटर, हाउ टू मेक अ सीवी। तो ये इसके लिए एक इसके अलग लिए टॉपिक तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है सिंपल और सिंपल हाँ आंसर लड़कों के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है। ठीक है अबूजर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी दानिश भाई, क्वेश्चन ये है कि हमें इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट स्कूल से मिल सकता है यहाँ पर? अगर मैंने बताया ना, अगर आपकी स्टडीज इंग्लिश में हुई थी तो आप ले सकते हैं। हमारी जो हाई स्कूल है वो यूपी बोर्ड से है और जो 12th है अभी चल रहा है एएमयू से। एमयू में आपका जो 12 है वो तो इंग्लिश मीडियम में ही होगा ना? जी जी 11-12। जी जी। हाँ तो ले सकते हैं हाँ। वहां से मिल जाएगा वो आपको, बल्कि स्कूल में आपको अप्लाई करना है, स्कूल में एक एप्लीकेशन देनी है और वो आपको प्रोवाइड करा प्रिंसिपल ऑफिस जी। वगैरह से बात करो, वो लोग मतलब बना के दे देंगे। और अगर आपको दिक्कत आए टेम्पलेट की तो हम लोग अपना टेम्पलेट या कोई एमयू से अगर बनवाए, मतलब कोई बैचलर मास्टर में जो अप्लाई कर रहे हो या सॉरी मतलब मास्टर के लिए, तो वही सेम टेम्पलेट उनको दिखा दे अपने स्कूल में, वो लोग बना देंगे ना। जी जी जी। और इसमें मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितनी होती है? नहीं, एज रिक्वायरमेंट तो ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है ना। आज में जो हमने यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पे मेंशन है इस चीज का जो है। अच्छा, एमबीबीएस में है। एमबीबीएस का एक क्राइटेरिया ये है कि आपका जो मतलब 12th ग्रेड है वो पास किए हुए 2 साल से ज्यादा ना हुआ हो ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल 14 में 12 पास किया और फिर 15-16 गुजर गया, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते एमबीबीएस के लिए। जी जी। और ये इसमें एक और चीज मेंशन है कि टेस्ट भी लेते हैं मेरे ख्याल से, इसमें ये भी मेंशन है। हाँ सब लेंगे, रिटर्न भी हो सकता है। वो मैंने बताया ना, पहले आप देखें टेम्पस को अप्लाई करें, उसके बाद अगर यूजीसी ने अपना रोल प्ले किया, फॉर एग्जांपल पहला सिलेक्शन यूजीसी करती है तो वो 200 बच्चों की एक नॉमिनेशन लिस्ट अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट पे, और फिर वही लिस्ट वो लोग इंटरनली टेम्पस को भेजते हैं। फिर टेम्पस सारा डेटा यूनिवर्सिटी को देता है, फिर यूनिवर्सिटी फिर उस बच्चे को कॉन्टेक्ट करती है जिन्होंने उनकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होता है। फिर यूनिवर्सिटी सारा टेस्ट कंडक्ट करती है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, ओरल रिटन कुछ भी हो सकता है ना। जी जी। हाँ भाई मेरा सवाल ये है कि 12th की मार्कशीट मेरी यूपी बोर्ड की है तो उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कराएं? नहीं, अब आपके पास एक ही चॉइस है कि आप जो है आपको आइल्स देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो वाली चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन हुई है वो हिंदी मीडियम में हुई है। तो आप तो झूठ नहीं बोल सकते ना कि मेरी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो आपको फिर आइल्स या टोफेल देना पड़ेगा ना। ग्रेजुएशन इंग्लिश में है ना, तो अच्छा हाँ, तो ग्रेजुएशन हुई है ना, तो देखिए मतलब आप पिछली डिग्री, बस पिछली, अब इससे मतलब आपने सवाल सही नहीं किया ना। तो अगर आपको मास्टर में अप्लाई करना है, राइट? हेलो, मास्टर में अप्लाई करना है, तो आपको मास्टर में अप्लाई करना है, इसका मतलब आपका बैचलर हो चुका है। तो अगर आपकी बैचलर स्टडीज इंग्लिश मीडियम में हुई है तो फिर बैचलर लेवल पे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाओ ना फिर। तो आपकी जो 10th और 12th वो हिंदी मीडियम में हुआ था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो लास्ट डिग्री है बैचलर वो तो इंग्लिश में हुई है। तो आप इंग्लिश के तो बीएससी लेवल पे आप उस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं ना। ओके भाई। और कोई सवाल? सर ये पीएचडी में सर ये एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं कि 2 यूनिवर्सिटी में? दो में कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं ना। ओके सर। सर एक ये है कि फार्मेसी रिलेटेड कोई भी कोर्स, डायरेक्ट कोर्स नहीं दिख रहा है मेरे को, मैं साइट पे जैसे चेक कर रहा हूँ तो। अच्छा हाँ, हंगरी मतलब थोड़ी बहुत बड़ी कंट्री नहीं है ना, तो मतलब बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो इंडिया में हैं
और वहाँ पे बहुत रेयरली मिलते। फॉर एग्जांपल अगर तुम हंगरी में वो खोजो मतलब बायोटेक बैचलर लेवल पे तो नहीं मिलेगा ना, सिर्फ मास्टर लेवल पे मिलता है ना। मास्टर लेवल के कोर्स देख रहा हूँ, उसमें नहीं है फार्मेसी रिलेटेड में। एक दो कोर्स ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है और फूड साइंस वगैरह है। और इनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जो इंटरेस्टेड है कोर्सेज वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर नहीं मिल रहा एकदम सिमिलर ना, तो फिर आपको कुछ रिलेवेंट कोर्स में ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि है मतलब वहाँ पे बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया में लाइक एकदम मैं कैसे कहूँ प्योर साइंस की तरह काम करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कम है ना। तो भाई ऐसे कर सकते हैं, जैसे मेरा फार्मेसी है बैकग्राउंड और मैं नर्सिंग में अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज मैं ये क्लियर कर दूं, यूरोप में वो लोग ऐसे नहीं सोचते कि जैसे आपका बैचलर तो इसमें है तो मास्टर कैसे इतना डिफरेंट, बल्कि वो लोग इससे ज्यादा इम्प्रेस होते हैं जितनी डाइवर्स प्रोफाइल और जितना डाइवर्सली आप सोचते हैं ना। तो इंडिया में ही ये होता है कि अगर बैचलर बायोटेक में है तो मास्टर भी बायोटेक में हो, तो वो लोग ऐसा नहीं मतलब सोचते। उससे तुम्हारे एडमिशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर तुम सारा कुछ अच्छे से करोगे ना। ओके ओके, थैंक यू सो मच भाई। यस। कोई अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक हो गया। एक क्वेश्चन और है दानिश भाई। जी जी। अच्छा। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी बता रहे थे कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा यहाँ पे एमयू में, एप्लीकेशन के उसमें थोड़ा सा वो रिपीट कर दीजिए एक बार। बेसिकली अगर हम बात करें उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए, डिग्री के लिए और ट्रांसक्रिप्ट के लिए, तो वो आपका जो होगा वो कंट्रोलर ऑफिस में ही होगा। जैसे अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बात करें तो वहाँ पे 3rd फ्लोर पे कंट्रोलर ऑफिस में एकेडमिक काउंसिल की एक वो है ऑफिस है। वहाँ पे आपको जाके एक एप्लीकेशन देनी है और अपना प्रीवियस रिकॉर्ड देना है, उसमें एक एक फोटो कॉपी लगेगी, तो वो देंगे तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट विद इन 3 डेज में। और डिग्री के लिए भी आपको वहाँ से एक परफॉर्मा मिलता है, नाम मैं भूल गया उसका, किसके यहाँ से मिलता है वो, अभी मैंने मेंशन किया था, जो फोटो कॉपियर पॉइंट है आलम की आलम की दुकान पे। आलम के यहाँ से आपको एक परफॉर्मा मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको अपने रिकॉर्ड्स वगैरह वो आपको लगा के वो आपको सबमिट कर देने हैं, तो इंशाल्लाह वो 2 या 3 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये है। और बाकी अगर तुम्हारा जो मसला है वो स्कूल्स का है, तुम्हारा रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम स्कूल के प्रिंसिपल से जाके अपने जो स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस बनेगा तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफिस से बनेगा। जी जी जी, ठीक है। क्वेश्चन सर ये एक बार सर ये यूजीसी वाला सर ये रिपीट कर सकते हो आप, क्योंकि सर वो स्किप हो गया था सर। अच्छा, यूजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यूजीसी मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले बोला था कि ये क्या है, बायलैटरल प्रोग्राम है। बायलैटरल प्रोग्राम में क्या होगा कि बेसिकली पहले यूजीसी सेलेक्ट करेगी, उसके बाद वो नॉमिनेट जिन स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करेगी वही लोग आगे एक्सेप्ट होंगे, यानी जिन्हें नॉमिनेशन वो देगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 200 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करती है और 200 स्टूडेंट को नॉमिनेट करने के बाद वो आगे भेजती है, और फिर अगर आप नॉमिनेट हो गए तब आपका जो एप्लीकेशन है आगे प्रोसीड करेगा। और उस प्रोसीजर के दौरान उसका जो क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया मैंने बताया कि इनका कोई लिखा रिटन क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ना ही ओरल क्राइटेरिया है। उनका क्राइटेरिया बेसिकली आपका एकेडमिक्स है, और एकेडमिक्स के साथ साथ आपका क्या बोलते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। ये सारी जैसे कॉन्फ्रेंस हो गई, आपके पेपर्स हो गए, या फिर आपका कुछ और हो गया, वो सारी चीज़ें वो उस पर डिपेंड करती है। तो आपको क्या करना है कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर वो यूजीसी में सबमिट करना है। और यूजीसी में कहाँ पे सबमिट करना है, उसका वो एक दिल्ली में एक ऑफिस है, उस पे सबमिट करना है आपको। ठीक है, तो ये है सर। ये क्या कहते हैं मतलब स्टाइपेंडियम हंगेरिकन का एप्लीकेशन अलग है और यूजीसी का अलग है, ऐसा दोनों फिल करने पड़ेंगे? स्टिपेंडियम हंगेरिकम का मेरे ख्याल से तुम्हें अभी फिलहाल स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, तो स्टिपेंडियम हंगेरिकम का पहले यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ऑनलाइन जो अप्लाई करना है वो यहाँ पे करना है। पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर एक पीडीएफ जनरेट होता है, उस पीडीएफ के साथ कुछ
और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करके या अटैच करके वो यूजीसी को पोस्ट करने होते हैं, बस इतना इतना करना है बस। ओके सर, पहले स्टाइपेंडियम और फिर ये हाँ बिल्कुल यूजीसी। बिल्कुल वो हाँ। ओके सर। हाँ वो अगर बाकी कुछ और प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप अच्छा, में एक पूछ चीज सकते हैं। और है कि यूजीसी इन्वॉल्व होगी या नहीं, वो इसी से पता चल जाएगा। अगर वो लोग यूजीसी जो मतलब उनका इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर वाला मतलब पेज है, उस पे अगर वो नोटिफिकेशन देंगे मतलब इस प्रोग्राम के बारे में, तो कंफर्म हो जाएगा कि यूजीसी इन्वॉल्व रहेगी या नहीं ना। और वो जब लोग वो नोटिस निकालते हैं ना, तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि यूजीसी को क्या क्या पोस्ट करना है विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, मतलब आई थिंक आधार वगैरह, कोई आईडी, और एक उनका खुद छोटा सा प्रोफार्मा होता है जिसमें परसेंटेज वगैरह लिखने होते हैं, 1 पेज का होता है। वो सब नोटिस में ही वो ये होता है, ये सब है, होता है। ये वाला ये परफॉर्मा है। ओके भाई मेरा एक सवाल और है कि जैसे आप बता रहे तो फुली फंडेड का बता रहे हैं आप, जैसे पार्शियली फंडेड हो गए कोर्स दिया जो अच्छा, इस स्कॉलरशिप का ये है कि अगर आप एक्सेप्ट होंगे तो 100% स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट होंगे, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो दानिश ने अभी एक स्कॉलरशिप का और नाम लिया था, उन सारी स्कॉलरशिप में ये सिनेरियो बन सकता है कि आप सिर्फ फॉर एग्जांपल फीस के लिए एग्जाम्प्ट हुए हैं, बाकी चीजें आपकी नहीं होंगी, कवर नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल मंथली स्टाइपेंड। लेकिन स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप इधर 100%, अदरवाइज मतलब 0, मतलब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। बाकी वो उन सब के बारे में भी इंशाल्लाह हम वेबिनार करेंगे, इसकी पूरी सीरीज चलेगी इंशाल्लाह। तो उसमें जो भी जरूरत पड़ेगी बहुत जल्दी हम कंटिन्यू वेबिनार करते रहेंगे जैसे हम लोगों को वक्त मिलता रहेगा। और कोई रिलेवेंट क्वेश्चन? शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नहीं है। Thank you very much for joining us. And inshallah, I will upload this video in the YouTube channel that I mentioned. So I recommend you please subscribe to this channel as well as forward to your fellow students or your family members. It will be very good idea because we are contributing something, so you have to contribute something as well. Okay. ओके, हाँ तो थैंक यू वेरी मच। और YouTube ज्वाइन करना ना भूलें बिल्कुल भी, वो इंशाल्लाह हम वो लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एप्लीकेशन।